हेलो फ्रेंड्स, दस्तक भाई प्रवीण सिंह यूट्यूब चैनल आपका तो स्वागत है। दोस्तों आज देखते हैं एवरेज पार्ट 2 में, जिनमें बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन और कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ। दोस्तों अगर आपने हमारा पहला वीडियो इसका नहीं देखा है उसका, तो उसको अवश्य देखिए कि उसके बाद ही इस चीज़ में इसको समझ में आएगा सही तरीके से। कई ऐसी चीज़ें हैं जो उसके बिना इसमें अधूरी रहेंगी आपके समझने के लिए। तो आइए मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट की ओर। तो दोस्तों देखते हैं, जब समूह से कुछ व्यक्तियों की अलग अलग संख्या ज्ञात करनी हो या कुछ व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी हो। जैसे आपको एक पूरे समूह का औसत दिया गया होगा और उसमें से जो व्यक्ति हैं उनका अलग अलग औसत दिया गया होगा, तब आपको उनकी अलग अलग संख्या बतानी होगी। जैसे यहाँ लिखा है क्वेश्चन, किसी कक्षा के 60 छात्रों का औसत भार 55 किलोग्राम है। यदि लड़कियों का औसत भार 50 किलोग्राम हो और लड़कों का औसत भार 65 किलोग्राम हो, तो लड़कियों तथा लड़कों की अलग अलग संख्या बताइए। पहले लड़कियों की पूछिए, फिर लड़कों की अलग अलग संख्या बताइए। तो दोस्तों उसके लिए करना क्या है, जब भी इस तरह क्वेश्चन दिए जाएँ, एक समूह वाला दिया जाए और फिर उसके अलग अलग दिए जाएँ, औसत दिए जाएँ, तो हमको करना क्या है, इन क्वेश्चनों को हमेशा एलिगेशन से करेंगे। जैसे हमने इसमें सभी क्वेश्चन एलिगेशन से कराए हैं, तो यहाँ भी देखते हैं सभी छात्र हमारे 60 हैं, उसका औसत कितना है 55 है। तो जो सभी छात्र हैं उनका औसत बीच में लिख लेंगे 55, और अलग अलग दिए गए हैं। जैसे 50 किनका है, लड़कियों का है, तो ये 50 किलोग्राम लड़कियों का लिख लिया, इधर लड़कियाँ हैं, और 65 किलोग्राम लड़कों का है, इधर हमने बॉयस लिख दिए। तो क्या करेंगे, इनका अंतर करेंगे। जो भी अंतर आएगा चिन्ह नहीं लेंगे, केवल अंतर देखते हैं। तो 50-55 का अंतर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 65 और 55 का अंतर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। दोस्तों इनका क्या बना देंगे, अनुपात बना देंगे। तो कितना अनुपात आएगा, 2:1। यानी इधर हिस्सा लड़कियों का है तो 2 हिस्सा लड़कियां होंगी, इधर हिस्से लड़कों का है तो 1 हिस्सा लड़कों का होगा। हमको पूरा ग्रुप दिया गया है, कितना है 60। तो हम कह सकते हैं 60 को 2:1 में बांटना है। जैसे 2 और 1 3, 3 हमारा दिया है 60 के बराबर, तो 1 हिस्सा कितने का आ जाएगा, 20 के बराबर। यानी लड़कों की संख्या हमारी कितनी है, 20 है। लड़कों की संख्या कितनी है, 20 है। और 2 हिस्सा कितने हो जाएंगे, जब 1 हिस्सा 20 का है तो 2 हिस्सा 40 के हो जाएंगे। यहीं कह सकते हैं लड़कियों की संख्या कितनी है, 40 है। ठीक है दोस्तों, कभी कभी क्या होगा, जैसे पूरे ग्रुप का ना दे करके वो ये बोल देगा कि एक ग्रुप में जैसे 40 लड़कियां हैं उनका औसत ये है, 20 लड़के हैं उनका औसत ये है, पूरे ग्रुप का औसत बताइए। तो इस तरह क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे जब समूह में कुछ व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी हो। दोस्तों इससे पहले वीडियो में है तो उसको देखना, इससे ये चीज़ें सब चीज़ क्लियर होती रहेंगी। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, किसी कार्यालय में 80 कर्मचारी हैं जिनकी औसत आयु 50 वर्ष है। यदि पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु 54 वर्ष हो और महिला कर्मचारियों की औसत आयु 38 वर्ष हो, तो पुरुष और महिला कर्मचारियों की अलग अलग संख्या बताइए। तो सभी पूरा ग्रुप है हमारा 80 का और उनकी औसत आयु कितनी है, 50 वर्ष। तो सभी की औसत आयु है, उसको पहले लिखेंगे बीच में। ये सभी की औसत आयु है और पुरुष की कितनी है, 54 वर्ष है। इधर मान लीजिए मेल हैं जिनका कितना है, 54 वर्ष है, और महिला कर्मचारियों की कितनी है, 38 वर्ष है। एलिगेशन करेंगे इनका, तो 54-50 में कितना अंतर आएगा, 4 का आएगा। 38 और 50 में कितना अंतर आएगा, 12 का अंतर आएगा। दोस्तों इनको क्या करेंगे, अनुपात बना देंगे। कितना अनुपात आएगा हमारा, 3:1। इसी 3:1 में जितना हमारा पूरा ग्रुप है उसको बांट देंगे 80 को, तो 3 और 1 4 हो जाएगा। यानी कुल मिला के 4 बराबर हमारा 80 का है, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 20 का। यानी कह सकते हैं इधर हमारी क्या है, इधर महिला कर्मचारी थी, तो इधर इनकी संख्या कितनी आ रही है, 20। यानी महिलाओं की संख्या 20 है। और 3 हिस्सा निकालेंगे, जब 1 हिस्सा 20 का है तो 3 हिस्सा हमारा कितना हो जाएगा, 60 का हो जाएगा। तो कह सकते हैं 60 हमारे पुरुष कर्मचारी हैं। ठीक है दोस्तों, और कभी कभी इनमें यही पूछ लेगा कि पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात बताइए। पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात बताइए, तो आंसर हमारा यहीं तक हो जाएगा, 3:1। ठीक है, अगर इसी में क्वेश्चन थोड़ा और डीपली बना के पूछता है, जैसे महिलाओं और पुरुष कर्मचारियों की संख्या का अनुपात बताइए, अगर पहले महिला बोलता है तो 1:3 आएगा। इसमें कभी कभी कन्फ्यूजन आती है, आंसर 3:1 भी होता है और 1:3 भी होता है। ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले किसका पूछा जा रहा है। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछा गया था इसमें, उनका क्वेश्चन क्या था जो इससे पहले क्वेश्चन में आया हुआ था,
जैसे यहाँ पर अगर ये पूछ लिया जाए कि इसमें महिलाओं की संख्या कितने प्रतिशत है, इस क्वेश्चन में अगर ये पूछ लिया जाए, जैसे किसी कार्यालय में 80 कर्मचारी हैं जिनकी औसत आयु 50 वर्ष है, यदि पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु 54 वर्ष हो, महिला कर्मचारियों की औसत आयु 38 वर्ष हो, तो यहाँ पर महिलाओं की संख्या कितने प्रतिशत है। तो करना क्या है दोस्तों, हमको ये पता है कि कुल कर्मचारी हमारे कितने हैं, 80 हैं। तो अगर 80 कर्मचारी ना भी दिए जाते, केवल औसत दी जाती, तो भी हम निकाल सकते थे। कैसे कि उनका अनुपात पता हो गया था हमको कितना है, 1:3 है। अगर हमें अनुपात कुल संख्या दी जा रही है तो उनको बांट लेंगे, यानी महिलाएं कितनी हैं, 20 महिलाएं हैं और कुल मिलाकर कितने व्यक्ति हैं, 80 हैं। तो हमारा कितना परसेंट आएगा, 20 चौगु 80, 1/4 हमारा कितना जाएगा, सीधा 25%। या हम सीधा कह सकते थे यहाँ पर 3 अनुपात में 3 हिस्सों में पुरुष हैं, 1 हिस्से में महिलाएं हैं, तो कुल मिला के 4 हिस्से हैं। जब 4 हिस्सों में से 1 हिस्सा महिलाओं का है तो भी कितना आएगा, 25%। अगर यहाँ पुरुषों की पूछा जाए पुरुष कितने प्रतिशत हैं, तो हमारा दोस्तों आंसर कितना हो जाएगा, 3 हिस्सा है, 3/4 हो जाएगा, ये 75%। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। देखते हैं दोस्तों संख्याओं पर आधारित प्रश्न। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट बहुत सरल है, इसको हमने पहले पार्ट में नहीं कराया था, तो देखते हैं इस पार्ट में। बेसिक क्वेश्चन है, इसमें क्या होता है, जब प्राकृत संख्याएं हों या जब संख्या हमारी समांतर श्रेणी में हो, समांतर क्रम में हो, यानी उनमें अंतर बराबर हो, तो हमेशा के लिए क्या करेंगे, यानी प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, ये ऑप्शन निकालेंगे। दोस्तों ये लगाना कब है, कब अप्लाई करेंगे, जब संख्या हमारी समांतर श्रेणी में हो तब, यानी समांतर क्रम में। ठीक है, उनमें अंतर समान हो। जैसे 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का औसत बताइए, 1 से लेकर 10 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत, 1 से लेकर 10 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत बताना आपको। तो दोस्तों करना क्या है, जैसे पहले समझते हैं पूरा बेसिक। 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो उससे 10 संख्या लिखी हुई हैं, 10 प्राकृत संख्या हैं, तो उनमें क्या करना, हमको औसत निकालना है। तो औसत पहले जानते हैं, हम जानते हैं औसत क्या होता है, सभी संख्याओं को बराबर बांटना। तो इसको बराबर बांट के निकाल दो, या हम कह सकते हैं जब संख्या क्रमागत हों तो जो बीच वाली संख्या होती है हमारी क्या औसत होती है। 10 संख्याएँ हैं ये, तो शुरुआत की 5 ढील दो और अंतिम की 5 संख्या ढील दो। तो दोस्तों 5 और 6 के बीच में संख्या हमारी क्या बनेगी, 5.5, यानी यही हमारा क्या है, औसत है। या हम कह सकते हैं पहली संख्या 1 है और अंतिम संख्या 10 है, बटे 2 कर देंगे, तो 10 और 11 बटे हम 2 करेंगे, हमारा आंसर कितना आएगा, 5.5। तब भी हम निकाल सकते हैं औसत हमारा कितना आएगा, 5.5, यानी 5.5 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो बस यही है। जैसे यहाँ पर इस तरह समझ सकते थे, 10 में से यहाँ कितने उठा के दे दें, यानी इन संख्याओं को 10 और 1 11 है, 9 2 11 है, 8 3 11 है, 7 4 11 है, 6 5 11 है। तो हमेशा जब 2 संख्याओं का योगफल पता है उनमें 2 का भाग देंगे तो भी हमारा क्या निकलेगा, औसत है। जैसे आगे देखते हैं, 1 से 100 तक की, 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत बताइए, प्राकृत संख्याओं का औसत बताइए। दोस्तों 1 से लेकर 100 तक की प्राकृत संख्या औसत हमारा क्या होगा, यानी पहली संख्या 1, अंतिम संख्या 100/2, इससे निकाल सकते हैं, यानी 1 से 1/2 हो जाएगा, 101/2, यानी 50.5। ठीक है दोस्तों, यह हम जानते हैं 100 संख्याएं हैं, 1 से लेकर है, तो 1 से लेकर 50 तक यहाँ हो जाएंगी, और 51 से लेकर के 100 तक 50 संख्याएँ ये हो जाएंगी। अंतिम की 50, शुरुआत की 50 और 51 के बीच में कौन संख्या होती है हमारी, यानी 50.5। तो भी हम निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं, जैसे दिया है 50 से 120 तक की समस्त पूर्ण संख्याओं से बताइए, 50 से 120 तक की समस्त पूर्ण संख्याओं से बताइए। तो दोस्तों क्या करना है, हम भी जानते हैं पहली संख्या हमारी 50 है, अंतिम संख्या 120 है, बटे 2। तो 120 और 50 170 हो जाएंगी। 170 में जब 2 का भाग देंगे तो दोस्तों हमारा कितना आएगा, 85, यानी 80 दूनी 160, 5 दूनी 10, तो हमारा उससे कितना आएगा, 85। आगे देखते हैं, जैसे दोस्तों सम संख्याएँ हों तो सम के लिए क्या होता है, जैसे अगर यहाँ से लिखा है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है,
ये क्या है, ये हमारी प्रथम सम संख्या है, प्रथम सम संख्या है और ये कहाँ तक है, 10 तक है। तो दोस्तों इसको हम कई तरीके से निकाल सकते हैं। जब आपकी सम संख्या की शुरुआत प्रथम से हो तो इसी बात को हम क्वेश्चन की लैंग्वेज में इस तरह लिख सकते हैं कि प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत बताइए, प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत बताइए। तो करना क्या है, प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत कितना आएगा, जैसे 2 से लेकर 10 तक है। जब इस तरह हमारा क्वेश्चन आता है तो हम पहले तो यही जानते हैं कि हमारी प्रथम संख्या और प्रथम संख्या बटे 2 कर देंगे तो 12 बटे 2 अर्थात हमारा कितना आएगा, 6 से निकल आएगा। या जब प्रथम से लिखा हो संख्याएं जितनी भी हों, यहाँ संख्याओं की संख्या कितनी है, n=5 दिया गया है। तो जब इस तरह संख्या प्रथम से शुरुआत होती है दोस्तों तो हमारा औसत बराबर कितना आ जाता है, तो हमारा औसत हो जाता है n+1, यानी संख्याओं की संख्या में 1 जोड़ देंगे तो सम संख्याओं का औसत निकल आएगा। जैसे यहाँ प्रथम 5 संख्याओं का औसत है तो 5 और 6 कर देंगे। अगर क्वेश्चन जैसे दिया जाए जैसे प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत बताइए, प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत बताइए, तो हमारा दोस्तों आंसर कितना आ जाएगा, 50 + 1 यानी 51। ठीक है, क्योंकि इस बात को हम कई तरीके से लिख सकते हैं। 50 सम संख्याएँ हैं तो 50 सम संख्याएँ कब मिलती हैं, जब 2, 4, 6, 8 दोनों कहाँ तक होंगी, हमारी 100 तक होंगी। तो पहली संख्या 2 है, अंतिम संख्या 100, 102 हो जाएगा, बटे 2 कर देंगे तो हमारा कितना निकलेगा, 51। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे जब हमारी विषम संख्याओं के बारे में बातचीत करते हैं, विषम संख्याओं दोस्तों क्या होता है, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, क्या कर रहे हो हैं, आवाज़ आ रही, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ये कितनी संख्याएं हमारी, 5 हैं। अगर हम इसी बात को अगर लैंग्वेज में इस तरह देता है कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत बताइए, प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत बताइए, तो दोस्तों प्रथम 5 विषम संख्या औसत हमारा क्या आएगा, या तो इस तरह क्वेश्चन दिया होगा या इस तरह यहाँ पर छोटी छोटी संख्या लेके चलते हैं, आपको संख्या बड़ी दे दी गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले तो बेसिक चीज़ ये है कि प्रथम संख्या अंतिम संख्या को जोड़ लें और बटे 2 कर दें, तो 10 बटे 2 हमारा कितना आ जाएगा, 5 आंसर आ जाएगा। ये भी सही है, या हम ऐसे कर सकते हैं, जब इस तरह क्वेश्चन लिखा हो तो दोस्तों विषम संख्याओं का औसत हमारा क्या होता है, यानी प्रथम विषम संख्याओं का औसत हमारा होता है n का मतलब ये है जितनी संख्याओं की संख्या हो वही हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। जैसे यहाँ पर 1, 3, 5, 7, 9 ये कितनी संख्याएँ थी, 5 संख्याएँ थी, तो हमारा औसत कितना है। जैसे हम ये भी जानते हैं कि प्रथम संख्याएँ जब 5 सम संख्याएँ तो आगे की 2 ढील दो, पीछे की 2 ढील दो, बीच की संख्या क्या होती है, औसत होती है। ठीक है दोस्तों, जैसे यहीं पर क्वेश्चन एक चलते हैं एक और, प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत बताइए, प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत बताइए। तो दोस्तों प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत हमारा क्या मिलेगा, जैसे पहली संख्या हमारी 1 होगी, 100वीं विषम संख्या दोस्तों हमारी जाकर के कौन सी होगी, 199। तो हम क्या करेंगे, 199 और 1 को जोड़ेंगे, बटे 2 कर देंगे, तो 200 बटे 2 अर्थात हमारा क्या निकलेगा, 100 निकलेगा। हम वैसे डायरेक्ट भी इसी बात को हम कह सकते थे कि प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, 100 होगा, क्योंकि हम जानते हैं जब प्रथम से शुरुआत होती है तो संख्याओं का आंसर वही आता है जितनी संख्याओं की संख्या है। जैसे और आगे देखते हैं कुछ, अगर गुणज दे दिए जाए, जैसे हमें जैसे लिखा है 5 के प्रथम 7 गुणजों का औसत बताइए, 5 के प्रथम 7 गुणजों का औसत। 5 से 7 गुणज क्या होते हैं दोस्तों, गुणज होते हैं मल्टीप्लाई, यानी जो 5 के पहाड़े में आने वाली संख्या है उनको क्या निकालना है, औसत निकालना है। और कितने गुणज हैं, 7 हैं। तो जैसे लिखना चाहें 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है और 35 है। तो दोस्तों इनका क्या निकालेंगे, औसत। हम कई तरीके से जानते हैं, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या यानी 5 और प्लस 35 बटे 2, 35 और 5 कितने, 40 हो जाएंगी, 40 में 2 का भाग दे देंगे दोस्तों, कितना निकलेगा हमारा, 20। एक तो ये तरीका निकालने का है। दूसरा क्या है, गुणज कितने हमारे 7 हैं, तो 3 गुणज पहले ढील दो, 3 पीछे ढील दो, यानी बीच वाला गुणज कौन सा होगा। जब ये चीज़ अगर सीधी न लिखी हो तो भी हम समझ सकते हैं
5 घोड़े कितने हैं, 7 हैं, तो 7 में 3 पीछे 3 आगे ढील देंगे तो चौथा घोड़ा जो होगा बीच वाला होगा, यानी 5 चौको 20। सीधा सीधा आंसर निकाल सकते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं जैसे अगर सीरीज दी जा रही है तो पीछे और आगे ढील देंगे तो भी हमारा आंसर कितना है, 20 है। ठीक है दोस्तों, अगर इसी बात में जैसे यहाँ बोल दिया जाए जैसे कुछ संख्याओं का औसत दिया गया है, कुछ संख्याओं का औसत 40 है, कुछ संख्याओं का औसत कितना है, 40 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिए जाएं, यदि प्रत्येक में कितना जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो हमारा नया औसत कितना हो जाएगा। आपको संख्या को संख्या नहीं बताई गई है, केवल औसत दिया गया है। संख्या को संख्या दे भी दी जाए या ना भी दी जाए कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, कुछ संख्याओं से हमारा कितना है, 40। जब औसत हमारा 40 है तो हम समझेंगे सभी संख्याओं के हिस्से में कितना कितना होगा, 40-40 होगा। अगर सभी संख्याओं के हिस्से में 40-40 है और हम जानते हैं औसत क्या होता है, सभी को बराबर बांटना। अगर सभी के हिस्से में 5-5 दे देंगे तो हमारा औसत कितना बनेगा, इन 40 में अगर हम 5 जोड़ देंगे तो हमारा कितना बन जाएगा, 45। जब सभी के हिस्से में 40-40 था और सभी के हिस्से में 5-5 और दे दिया गया होगा तो हमारा औसत कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से अगर सभी संख्याओं में बराबर बराबर घटाने को बोला गया है तो सीधा आप औसत में से घटा देंगे तो आपको नया औसत मिल जाएगा। अगर गुणा करने को कहा गया है तो सीधा गुणा कर लेंगे, लेकिन सभी में बराबर होना चाहिए। अगर भाग देने को कहा गया है जैसे यहाँ दिया है कुछ संख्याएं हैं, कुछ संख्याओं का औसत दिया गया है 45 है, कुछ संख्याओं का औसत हमारा कितना है, 45 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 से भाग दे दिया है तो नया औसत कितना हो जाएगा। अब दोस्तों संख्या कितनी भी हों, अगर उनका औसत 45 है तो इसका मतलब ये होगा कि सभी किस्से में 45-45-45 होगा। अगर सभी संख्याओं में हम 5 का भाग दे देंगे तो दोस्तों हमारा नया औसत कितना निकल आएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, चाहे गुणा दिया गया हो या भाग दिया गया हो, सभी संख्या में अगर बराबर करवाया गया है तो उनके साथ सीधा औसत में कर देंगे, आपको नया औसत मिल जाएगा। ओके, इसमें दोस्तों लेके चलते हैं जैसे गलत संख्याओं पर आधारित प्रश्न। गलत संख्याओं पर आधारित प्रश्न। तो गलत संख्याओं पर आधारित दोस्तों प्रश्न क्या होते हैं, समझते हैं इस चीज़ को। जैसे एक क्वेश्चन मान के चलते हैं, आपको 11, 12, 13 टोटल हमारा 19 संख्या दी गई दोस्तों। ये कितनी संख्याएँ होंगी, 9, यानी 9 संख्याएँ हैं, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो दोस्तों अभी देखेंगे तो इन संख्याओं का औसत कितना है, 15 है, यानी 9 संख्याओं का औसत अभी कितना दिया गया आपको, 15 दिया गया है। लेकिन ये हमारा वास्तविक औसत है, अभी आपको दिया गया है। ठीक है, हमें ध्यान रखना है। मान लीजिए हमको ये चीज़ निकालने को कहा जाए, जैसे 9 संख्याओं का कुछ औसत होगा। क्वेश्चन बोला गया है अब यहाँ से ये कि 9 संख्याओं का औसत कुछ होगा। एक संख्या गलती से, जैसे यहाँ लिखा है 12, 12 को गलती से कितना लग गया, 21 लग गया। तो दोस्तों अब हमारा औसत कितना हो जाएगा, समझते हैं पहले उस क्वेश्चन को डिटेल से। जैसे दोस्तों कुछ संख्याएं हैं जिनका औसत गलती से कितना कुछ जोड़ के ज़्यादा लग गया है। जैसे 12 के स्थान पर गलती से क्या हो गया है, 12 के स्थान पर गलती से कितना हो गया, 21 हो गया है। तो दोस्तों अब हमारा औसत कितना हो गया, 16। समझेंगे इस चीज़ को। कुछ संख्याओं का औसत 16 है जिसमें 12 के स्थान पर गलती से 21 लिख दिया गया है, तो हमारा सही औसत कितना होगा। तो दोस्तों समझेंगे पहले इस चीज़ को यहाँ कि वास्तव में हमें लिखना कितना चाहिए था, 12, और लिख कितना गया है, 21। ये दोस्तों संख्या कितनी है, 9 संख्याएँ हैं, और कितना ज़्यादा लग गया है इसमें, 9। जब 9 संख्याओं में 9 ज़्यादा लग गया है, जब उनको वापस करेंगे तो सभी संख्याओं में कितनी कितनी कमी आएगी, 1-1 की कमी आ जाएगी। जैसे यहाँ से कितना ज़्यादा लिखा हुआ है, 9 ज़्यादा इसमें लिखा हुआ है, तो 9 ज़्यादा लिखा होगा, इसका मतलब इस संख्या में सभी में 1-1 बड़ा होगा, तो हम इसको हटा देंगे सभी में से, तो हमारा वास्तविक संख्याओं का औसत कितना बनेगा, 15 बन जाएगा। जैसे दोस्तों इसका एक क्वेश्चन लेके चलते हैं ताकि सही समझ में आ जाए।
क्वेश्चन है कि 20 संख्याओं का औसत मान 75 होता है। जैसे दोस्तों यहाँ क्या है, 20 संख्याओं का औसत 75 है, बाद में पता चला कि उनमें से 97 को क्या पढ़ लिया गया, 79 पढ़ लिया गया, तो सही औसत कितना था दोस्तों? 97 को क्या पढ़ा गया है, 79, तब औसत हमारा कितना निकला है, 75 निकला है। यानी हमको पढ़ना चाहिए था 97, हमने पढ़ा कितना है, 79। जब दोस्तों किसी भी संख्या को अगर हम कम पढ़ेंगे और कम पढ़ने के बाद जो औसत आएगा, अगर संख्या को वास्तव में बढ़ाएंगे तो औसत हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में जैसे हमको 4 विकल्प दिए गए होते और उसमें से 3 विकल्प ऐसे होते जो 75 या 75 से छोटे हैं, तो दोस्तों उनके बारे में सोचना नहीं, जो 75 से बड़ा होगा उसी के बारे में देखेंगे, भाई आपका आंसर होगा। जैसे संख्या 20 हैं तो उसमें मान लो अपने मन में सभी 75 की होंगी, तो अभी उनका औसत कितना है, 75 है। 97 को कितना पढ़ लिया था, अभी 79 पढ़ लिया, तो दोस्तों कितना कम पढ़ लिया था, 18। यानी जब 97 को आपने 79 जोड़ लिया है तब जाके औसत 75 हुआ है। अगर 18 संख्या बढ़ाओगी तो सभी संख्याओं में परिवर्तन होगा। तो दोस्तों 18 जब बढ़ाएंगी तो 20 संख्याओं में जाएगा, तो 20 संख्याओं के हिस्से में कितना कितना पहुँचेगा, यानी जब 2 से काट देंगे तो 0.9, यानी सभी संख्याओं के हिस्से में 0.9 सभी संख्याओं के हिस्से में बढ़ जाएगा। 20 संख्याओं से 75 था तो सभी हिस्से में 75 होंगी, अब सब में 0.9 बढ़ जाएगा हमारा, तो कितना आएगा, 0.9 जोड़ देंगे दोस्तों, तो आंसर हमारा आएगा 75.9। ठीक है, तो समझ सकते हैं इस चीज़ को। आगे देखते हैं। जैसे दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि 10 संख्याओं का औसत कितना है, 30 है। बाद में पता चलता है कि उनमें से 2 संख्याएं 51 और 23 के स्थान पर गलती से 15 और 23 के स्थान पर गलती से 51 और 32 लिख दी गई हैं। दोस्तों 15 को क्या लिख दिया गया था, 51, और 23 को क्या लिख दिया गया था, 32 लिख दी गई। तो सही औसत ज्ञात कीजिए। 10 संख्याओं का औसत कितना है, 30 है। 10 संख्याओं का 30, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 30 है वो दोस्तों 30 आपको प्राप्त कब हुआ होगा 10 संख्याओं का औसत, जब आपने 15 को क्या लिखा है, 51 लिखा है, और 23 को क्या लिखा है, 32 लिखा है। यानी आपने कुछ ज़्यादा जोड़ दिया है तब जाके औसत 30 बना है। अगर दोस्तों हम वापस जाएंगे संख्या को 51 को पुनः 15 लिखने के लिए और 32 को 23 लिखने के लिए, तो कुछ कम करना पड़ेगा। इसका मतलब औसत हमारा 30 से कम आएगा। जैसे जब हमने 51 लिखा है और इधर 32 लिखा है, इसको पुनः क्या लिखेंगे, 15 लिखेंगे, और इसको क्या लिखेंगे, पुनः 23 लिखेंगे। दोस्तों इसको कितना कम करेंगे, 9 कम करेंगे। इसको कितना कम करेंगे, 36 कम करेंगे। तो 36 9 दोस्तों कितना कम करना है, कुल मिला के 45 कम करना है। अब 45 कम करेंगे, संख्या हमारी कितनी है, 10 हैं। तो जितना कम करना होगा उन्हीं को सभी संख्या में बांट दो दोस्तों। तो सभी संख्याओं के हिस्से में कितना कितना कम हो जाएगा, 4.55 कम हो जाएगा। तो दोस्तों अभी औसत हमारा 33 है, मतलब सभी 10 संख्या हैं उनके हिस्से में सभी में 33 होगा। अब सबके हिस्से में से 4.5 कम हो जाएगा, तो 4.5 दोस्तों कम कर देंगे, हमारा कितना बचेगा, 25.5। तो हमारा औसत कितना हो जाएगा, 25.5 हो जाएगा दोस्तों। यस, तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। जब बीच की कोई संख्या निकालनी हो तो इसमें क्या करना है, जब बीच की कोई संख्या निकालनी हो तो दोस्तों इसमें 2 कॉन्सेप्ट होते हैं। जैसे एक बार संख्या बीच की छूट रही होगी और एक बार संख्या आपकी कॉमन होगी। तो पहले देखते हैं जब संख्या छूट रही हो, पता कैसे लगाएंगे संख्या छूट रही है, कॉमन है दोस्तों। जैसे यहाँ कुल संख्या कितनी है, 12 है। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जैसे जिसमें 12 संख्याओं का औसत हमारा कितना, 20 है। यानी कुल संख्याएँ 12 हैं, प्रथम की 5 संख्याएँ और अंतिम की 6 संख्याएँ। तो दोस्तों अंतिम की 6 संख्याएँ और प्रथम की 5 संख्याएँ, तो दोस्तों कुल मिला के संख्या कितनी होती है, 11, जबकि यहाँ है कितनी, 12। जब आगे की संख्या पीछे संख्या जोड़ेंगे तो जितनी कुल संख्या है उससे एक कम रह रही होगी, तो इससे समझ जाएंगे संख्या हमारी छूटने वाली है, छूटने वाला कॉन्सेप्ट है। तो देखते हैं करना कैसे। आपको बोला गया है कि 12 संख्याओं का औसत 20 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 है, जबकि अंतिम 6 संख्याओं का औसत हमारा 22 है। तो छठी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों पहले इसको बेसिक तरीके से देखते हैं डिटेल से। जैसे कुल संख्या हमारी 12 हैं, x1 है, x2 है, x, ये संख्याओं के नाम हो सकते हैं, संख्या हो सकती हैं। जैसे x5 है और x6 है, x7 हमारी कहाँ तक है, x12 तक है। दोस्तों अभी 12 संख्याओं से कितना है, 20 है। इसका मतलब है सभी के हिस्से में कितना कितना है, 20 है।
तो बोला गया है प्रथम 5 संख्या औसत कितना है दोस्तों, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 5 संख्या हैं, इनके हिस्से में अभी कितना कितना है 18 है। 5 संख्या औसत 18 है, इसका मतलब है अभी सब संख्याएं जब शामिल थीं तो सबके हिस्से में 20 था, लेकिन जब 5 संख्याएं अलग हो जाती हैं तो उनके हिस्से में कितना कितना आ रहा है 18 आ रहा है। तो दोस्तों हम क्या जानेंगे इस चीज़ से कि ये 5 संख्याएं ऐसी हैं जिन्होंने 2 निकाल दिया है, तो कुल मिला के 2 पंजे, यानी 5 संख्याएं ऐसी हैं तो कुल मिला के इन्होंने कितना छोड़ दिया है, इन 5 संख्याओं ने 10 छोड़ दिया है। प्रत्येक संख्या ने 2 छोड़ा है 5 संख्याओं ने। और दोस्तों अंतिम की जो 6 संख्याएँ हैं उनका औसत कितना है, उनका औसत हमारा दिया गया है 22 है। तो दोस्तों लास्ट की 7 से लेकर के 12 तक 6 संख्या हो जाएंगी। तो अभी इनके हिस्से में जब शामिल थी तब सबके हिस्से में 20 था, लेकिन जब ये संख्या 6 अलग हो रही हैं तो इनके हिस्से में कितना कितना जा रहा है 22 जा रहा है। तो दोस्तों ये 6 संख्याएँ ऐसी हैं जिनके हिस्से में 2 अधिक जा रहा है, तो कितना अधिक पहुँच जाएगा 12। अब दोस्तों विचार करने की चीज़ ये है कि यहाँ पर 5 संख्याओं ने छोड़ा कितना था 10, और यही 10 अगर इन संख्याओं के हिस्से में गया होता तो ये जो हमारी छठी संख्या है इस पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ होता। लेकिन परिवर्तन हुआ क्यों है, क्योंकि इन संख्याओं ने 10 छोड़ा और इन संख्याओं के हिस्से में आया है 12। तो ये 2 कहाँ से ज़्यादा आ गया है, इसका मतलब 10 तो इन्होंने छोड़ा था और प्लस 2 इस संख्या से भी निकल गया होगा, तब जाके इनके हिस्से में 12 हुआ होगा। दोस्तों क्या करेंगे, जब अभी यहाँ संख्या 20 थी, अब इनके हिस्से में 2 इसने 2 इसे दे दिए हैं, तो क्या करेंगे 20 में से 2 घटा देंगे, तो हमारा जो संख्या बीच में छठी वाली है वो दोस्तों कितनी हो जाएगी 18। अब दोस्तों इसको करना कैसे है इस चीज़ समझते हैं। जैसे दिया गया है 12 संख्याएं हैं, इनका औसत कितना है 20 है। प्रथम 5 संख्याएं हैं दोस्तों, इनका औसत कितना है 18 है। अंतिम की 6 संख्या हैं जिनका दोस्तों औसत कितना है 22 है। तो हम क्या समझेंगे, यहाँ 20 से ये कितना कम है 2 कम है, और कितनी संख्याओं में 5 संख्याओं में 2 पंजे सीधे सीधे लिख देते हैं, 10 कम है। यहाँ कितना अधिक है 2 अधिक है, कितनी संख्याओं में 6 संख्याओं में, 6 दूनी 12 प्लस का है दोस्तों। जब 12 प्लस का है और 10 माइनस का है तो कुल मिला के देखा गया रिजल्ट क्या मिला कि 2 प्लस का निकलेगा, ठीक है। यानी आपस में घटा लेंगे तो कितना बचेगा 2 प्लस का बचा है। तो दोस्तों जब भी संख्या हमारी कॉमन वाला कॉन्सेप्ट हो, जब कॉमन वाला कॉन्सेप्ट हो तो हमेशा क्या करते हैं घटाते हैं। हमेशा के लिए ध्यान रखना है, जब भी कॉमन वाला कॉन्सेप्ट है हमेशा ध्यान रखेंगे, माइनस करेंगे तो 20 में से 2 घटा देंगे दोस्तों, हमारा कितना आ जाएगा 18। अगर यहीं पर संख्या माइनस वाली ज़्यादा बची होती तो हमारा 20 में 2 अपने आप जुड़ जाता। ध्यान रखेंगे कॉन्सेप्ट घटाने वाला रहेगा। जैसे कोई संख्या हो, अगर हमारी संख्या प्लस में आती है तो घटाएंगे, और घटाने का नियम रखेंगे। अगर माइनस की आएगी तो माइनस माइनस अपने आप जुड़ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। 20 संख्याओं का औसत 15 है, प्रथम 12 संख्याओं का औसत 18 है, जबकि अंतिम 7 संख्याओं का औसत 11 है। दोस्तों हम जानते हैं 12 संख्याएँ ये 12 7 19 होती हैं, यहाँ संख्या टोटल 20 हैं। इसका मतलब यह है कि हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो कौन सा है, जब संख्या छूट रही हो। तो दोस्तों क्या करेंगे, 20 संख्याओं का औसत 15 है, 20 संख्याएँ हैं इनका औसत कितना है 15 है, और 12 संख्याएँ प्रथम ऐसी हैं जिनका औसत 18 है, और अंतिम की 7 संख्याएँ ऐसी हैं जिनका औसत 11 है। दोस्तों करना क्या है, देखेंगे यहाँ पर टोटल संख्याओं के हिस्से में 15 था, लेकिन उन 20 संख्याओं में से 12 संख्याएँ ऐसी हैं जिनके हिस्से में कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है। तो दोस्तों 12 संख्याओं के हिस्से में जब 3 ज़्यादा करेंगे तो कितना ज़्यादा हो जाएगा 36 ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ पर 7 संख्याएँ ऐसी हैं जिनके हिस्से में 11 है, यानी कितना कम है 4 कम है। तो दोस्तों 7 संख्याएँ ऐसी हैं जिनके हिस्से में 4 कम है, तो कितना कम हो जाएगा 28 कम हो जाएगा। तो दोस्तों देखेंगे जैसे इन संख्याओं ने 28 छोड़ा है, अगर इन संख्याओं के हिस्से में 28 ही अधिक आया होता तो संख्या हमारी जो बीच में संख्या 13वीं संख्या थी वो जो संख्या 15 लिखी 15 ही रहती, लेकिन इन्होंने छोड़ा 28 है, इनके हिस्से में आया 36 है। तो कितना ज़्यादा आया 28 से, तो देखेंगे दोस्तों कितना ज़्यादा आ गया हमारा 8 ज़्यादा आ गया। तो सीधे जाके इसमें से 8 घटा देंगे। हम जानते हैं जब संख्या हमारी जब कॉन्सेप्ट हमारा छूटने वाला हो, जब कोई संख्या छूट रही हो तो क्या करते हैं सीधा घटा देते हैं। तो 15 में से 8 गया दोस्तों, इसका मतलब संख्या हमारी कौन सी 13वीं 7 है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। जब संख्या कॉमन हो, देखते हैं दोस्तों जब संख्या कॉमन हो इसमें कैसे बतलाएं कॉमन है। यहाँ टोटल संख्या हमारी 40 हैं, 40 संख्याओं से दोस्तों हमारा कितना है 40 संख्याओं का औसत हमारा दिया गया है 35 है। 40 संख्याओं से हमारा कितना है 35 है। उनमें से प्रथम 25 संख्या हैं उनका औसत 30 है। उनमें से 25 संख्याएँ प्रथम ऐसी हैं उनका औसत कितना है 30 है, और अंतिम की 16 संख्याएँ ऐसी हैं जिनका औसत
42 है। अंतिम की 16 संख्या होती है जिनका औसत 42 है। समझते हैं दोस्तों 25 और 16 होते कितने हैं? 25, 6, 31, 41 होते हैं, जबकि संख्या हमारी कितनी है? 40 है। इनको जोड़ेंगे आगे पीछे संख्याओं को तो संख्या एक अधिक हो रही है, इसका संख्या हमारी कॉमन है। जब संख्या कॉमन होती है तो दोस्तों हमारा कॉन्सेप्ट होता है हमेशा प्लस करने वाला। जब संख्या कॉमन होगी तो हमेशा क्या करेंगे? प्लस करेंगे। अगर माइनस का आएगा तो अपने आप घट जाएगा, अगर प्लस का आएगा तो जुड़ जाएगा। जैसे यहाँ 25 संख्याएँ ऐसी हैं जिनके हिस्से में 33 है, जबकि सबके हिस्से में कितना कितना था? 35। तो दोस्तों यहाँ 25 संख्या ऐसी इनके हिस्से में 5 कम है, तो कुल कितना कम हो जाएगा? 25 पंजे 125। यहाँ 16 संख्या हैं जिनके हिस्से में 42 है, तो कितना अधिक है? प्लस का 7 अधिक है, तो 16 सत्ते 112 है। प्लस का 112 है, माइनस का 125 है। यहाँ कितना कम था? माइनस का 5 था, कम था। तो दोस्तों देखें कुल मिला के हमारा कितना निकला? माइनस का 13। तो जो हमारी संख्या अभी सभी संख्याओं के इसमें 35 है, तो इसमें से क्या कर देंगे? माइनस के 13। यानी हमने कॉन्सेप्ट बताया क्या है? हमारा कॉन्सेप्ट हमारा होता है जोड़ने वाला होता है। तो दोस्तों करेंगे क्या? 35 में अगर -13 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 22। अगर दोस्तों यहाँ प्लस की अगर 13 बचते तो 35 में जुड़ जाते सी चीज़ें, जुड़े अब भी हैं लेकिन माइनस के इसलिए घट गई। बस ध्यान रखेंगे जब संख्या हमारी कॉमन वाली हो तो जो भी बचेगा, अगर प्लस का बचेगा तो जुड़ जाएगा, अगर माइनस का बचेगा तो अपने आप घट जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं इसका एक क्वेश्चन और सही तरीके से। जैसे दोस्तों देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन कि 13 परिणामों का औसत हमारा 70 है, उनमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत हमारा 65 है, जबकि अंतिम 7 संख्याओं का औसत हमारा 75 है। तो 7वां परिणाम क्या है? दोस्तों प्रथम के 7 संख्याएँ और अंतिम के 7 संख्याएँ, इसका मतलब संख्या 14 होने रही है, जबकि संख्या हमारी कितनी है? 13 है। इसका मतलब संख्या हमारी इसमें कॉमन हो रही होगी। और यहाँ दिया कितना गया है? 13 संख्याएँ हैं जिनका औसत हमारा कितना दिया है? 70 है। प्रथम 7 संख्याएँ दोस्तों इनका कितना है? 65 दिया गया है। और अंतिम की 7 संख्याएँ हैं जिनका औसत हमारा कितना दिया है? 75 दिया गया दोस्तों। तो देखते हैं 70 से ये कितना कम है दोस्तों? 5 कम है। कितनी संख्याओं का? 7 पन्ना 35 हो जाएगा कम वाला। और यहाँ कितना अधिक है? 5 अधिक है। कितनी संख्याएँ हैं? 7 संख्याएँ ही हैं, तो यहाँ कितना अधिक हो जाएगा? 35। दोस्तों देखते हैं इन संख्याओं ने 35 छोड़ा, इन संख्याओं ने 35 लिया है, तो इसका मतलब जो हमारी 13 बीच की संख्या होगी साथ में, उस पर कोई परिवर्तन नहीं आया होगा, तो वो संख्या हमारी क्या रहेगी? 70 ही रहेगी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं नए कॉन्सेप्ट की ओर। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। सचिन तेंदुलकर की 11 पारियों का एक निश्चित औसत है। उसने अपनी 12वीं पारी में 120 रन बनाकर अपने औसत में 5 रन की वृद्धि कर दी, तो नया औसत कितना है? नया औसत मतलब ये है कि उस जो 12वीं पारी खेली है उसके बाद का जो औसत बना है वो बताना है आपको। पहले का औसत अलग होगा। दोस्तों देखते हैं इसमें करना क्या है। सचिन तेंदुलकर 11 पारी, इसका मतलब उसने पहले 11 पारियाँ खेली होंगी, उनका कोई औसत होगा। जैसे समझते हैं पहले डिटेल से चीज़ को। जैसे x1 है, x2 है, डॉट हमारी कहाँ तक है? x11 है। तो 11 पारी होंगी, इनका अपना कोई औसत रहा होगा पहले, लेकिन लास्ट में उसने एक पारी और खेली है जो 12वीं पारी है। इस 12वीं पारी में दोस्तों उसने कितने रन बनाए हैं? 120 रन बनाए हैं। तो समझते हैं बस यही एक चीज़ है मुख्य समझने वाली है। ये कॉन्सेप्ट दोस्तों वैसे जब समूह में कोई व्यक्ति शामिल हो जाए उसी का है, बस वही चीज़ है, बस उन्हीं चीज़ों के बारे में समझना है। दोस्तों जब भी कोई नया व्यक्ति शामिल होता है ग्रुप में, या जाता है या आता है, तो हमेशा उसकी वैल्यू को 2 जगह रखते हैं। उसकी वैल्यू 2 जगह रखी जाती है। जैसे यहाँ पर है कि उसने 12वीं पारी में 120 रन बनाए हैं, तो 120 रन बनाए हैं, इसका मतलब क्या होता है कि इससे क्या होता है कि सभी में 5-5 रन की वृद्धि हो जाती है। जैसे दोस्तों उसकी 11 पारियाँ पहले से थी और उसने एक पारी और खेली है, तो कुल पारियाँ कितनी हो गई हमारी? 12 पारियाँ हो गई। अब 5 रन की वृद्धि होती है 120 रन बनाने पर। इसका मतलब ये हुआ कि पहले वाली जो 11 पारियाँ होंगी उनका औसत बहुत कम होगा, क्योंकि 120 रन जब बने हैं जब सभी में 5-5 रन की वृद्धि हो गई है। तो दोस्तों क्या करेंगे? ऐसी 12 पारियाँ हो गई, 12 पंजे 60। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से 60 रन ऐसे हैं जो एवरेज को बढ़ाने में गए हैं। तो 120 बनाए हैं, उसमें से 60 रन तो सभी को बढ़ाने में ख़त्म हो गए होंगे। जैसे 5 इसके बढ़ाए होंगे, 5 इसके बढ़ाए होंगे, ऐसी 12 पारियों के 5-5 बढ़ाए होंगे दोस्तों। तो 60 रन तो बढ़ाने में चले गए होंगे, और बचे हुए 60 रन कहाँ गए होंगे? पहले वाले एवरेज को मेंटेन करने में। इसका मतलब पहले वाला एवरेज हमारा कितना था? 60 था। अगर पुराना एवरेज पूछा जाए तो हमारा 60 रन है, लेकिन नया एवरेज पूछा जाए तो 5 बढ़ गया होगा, तो नया एवरेज हमारा कितना हो जाएगा? 65। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। अब दोस्तों जैसे यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना है इसी को, जब समूह में कोई नया व्यक्ति आता है तो उसकी वैल्यू को हम 2 जगह रखते हैं। कहाँ रखते हैं? एक वैल्यू को जाएगी यानी एवरेज को
बढ़ाने में, एवरेज को बढ़ाने में, और दूसरी वैल्यू जाएगी हमारी बढ़ाने में, घटाने में कह सकते हो। दूसरी जाएगी पहले वाले एवरेज को मेंटेन करने में, यानी औसत को बराबर करने में। ठीक है, जो पहले वाला और औसत होगा उसको क्या करने में, उसको बराबर करने में। तो पहले इसने बनाए हैं 120 रन, उसमें से पहले वाला एवरेज भी बराबर करेंगे और जो जितना बचेगा उसको फिर हम बढ़ाने में लेंगे। तो दोस्तों इसने बनाए 120 रन थे, 120 में से 12 पारियाँ हो गई, तो 12 पारियों में 5-5 रन बढ़ाया तो 60 रन तो बढ़ाने चले गए होंगे, बचेंगे हमारे 60 रन। इसका मतलब ये पहले वाले औसत को मेंटेन करने में। तो पहले औसत हमारा 60 था और 60 रन बढ़ाने में खर्च हुए हैं। ठीक है, तो बस यही चीज़ें हैं, बस इसी चीज़ को हमको समझना होगा। देखते हैं क्वेश्चन इसका और देखते हैं दोस्तों। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पारी से पहले उसने 18 पारियाँ और खेली होंगी, और जिससे क्या होता है जब 19वीं पारी में 78 रन बनाता है और उसका औसत 2 रन कम हो जाता है, यानी 78 रन बनाने के बावजूद भी उसका औसत रन 2 कम हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले उसने काफ़ी ज़्यादा रन बनाए होंगे। 19वीं पारी के बाद उसका औसत कितना होगा। 19वीं पारी के बाद मतलब है कि आपको नया औसत निकालना है कि अब औसत हमारा कितना है दोस्तों। जैसे तो हमारी टोटल पारियाँ पहले कितनी हो गई, जैसे 1 से लेकर के हमारी टोटल 18 पारियाँ हो गई होंगी, और इन सब का अपना अपना कुछ औसत होगा। जैसे ही दोस्तों उसने 19वीं पारी खेली, 19वीं पारी खेलने में क्या होता है कि उसका औसत क्या हुआ कि सभी में 2-2 कम हो गया, 2 यहाँ 2 यहाँ, सभी में 2-2 कम हो गया। तो 19 पारियों में कितना कम हो जाएगा, 19 दूनी 38। इसका मतलब ये हुआ कि उसने जितने अभी रन बनाए हैं, अभी बनाए कितने 19वीं पारी में उसने बनाए हैं 78। तो दोस्तों 78 रन तो उसने बनाए हैं, लेकिन 38 रन कम बनाए हैं पहले वाले औसत से। इसका मतलब ये हुआ कि उसने अगर उसके 38 रन और बने होते तो पहले वाले औसत को ही बराबर हो जाते। तो दोस्तों पहले वाला औसत अगर हम निकालें तो कितना हो जाएगा, इनको जोड़ लेंगे, क्योंकि उसने 38 रन कम बना पाए हैं, इसलिए सभी पारियों में 2-2 की कमी हो गई है। तो 78 और 38 जोड़ लेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा 116। इसका मतलब ये हुआ कि पहले 18 पारियों का उसका औसत 116 था सभी का, लेकिन अब सभी में 2-2 कम हो गया है। तो 19वीं पारी के बाद अगर हमारा औसत निकालना है तो 116 में से 2 घटा देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा 114। इसका मतलब क्या हुआ कि उसका नया औसत कितना है 114 है। आपको पुराना औसत भी पूछ सकते हैं, तो पुराना औसत कितना था 116। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं कुछ और विशेष क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझते हैं इसी को। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 40 पारियों का औसत 50 रन है। किसी पारी में उस खिलाड़ी ने अधिकतम रन और उसी पारी में उसी खिलाड़ी ने न्यूनतम रन बनाए होंगे, जिनका अंतर 172 है। यानी उस खिलाड़ी ने कितनी पारियाँ खेली हैं अब तक 40, और सबका एवरेज कितना आया 50। तो उसने एक पारी ऐसी खेली होगी इसमें सबसे ज़्यादा रन बनाए होंगे, और एक ऐसी खेली हुई इसमें सबसे कम रन बनाए हैं। तो सबसे ज़्यादा और सबसे कम का अंतर कितना है 172 है। यदि ये दोनों पारियाँ छोड़ दी जाएँ, जो सबसे ज़्यादा है और जो सबसे कम है, अगर दोनों पारियाँ छोड़ दी जाएँ तो जो शेष 38 पारियाँ बचेंगी उनका औसत 48 हो जाता है। उस खिलाड़ी द्वारा किसी पारी में अधिकतम रन बताइए उसने कितने बनाए हैं। तो उसको समझते पहले इसी को बेसिक में। जैसे टोटल पारियाँ हमारी कितनी हैं 40 हैं, जैसे जानते हैं x1 x2 हमारी कितनी हैं दोस्तों, ये टोटल पारियाँ 50 हो गई, 40 पारियाँ हैं, और इनका औसत हमारा कितना है 50 है दोस्तों, समझते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब सभी पारियाँ उसने चाहे एक बेसिक शून्य पर आउट हुआ हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर इनका जब औसत 50 बोल दिया गया है तो सबके हिस्से में कितना कितना आ गया होगा 50-50 आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, बोला गया है जो सबसे अधिकतम पारी है जिसमें सबसे अधिकतम रन बनाए हैं और जिसमें सबसे न्यूनतम रन बनाए हैं, वो दोनों पारियाँ छोड़ दी हैं। तो मैंने जैसे मान लीजिए ये 2 पारियाँ ऐसी हैं जिसमें से कोई एक पारी ऐसी होगी जिसमें सबसे ज़्यादा रन बनाए होंगे, और एक पारी ऐसी होगी जिसमें सबसे कम रन बनाए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर मान लीजिए इन दोनों पारियों को निकाल दिया जाए तो बाकी जो 38 पारियाँ बचेंगी, तो दोस्तों क्या परिवर्तन होता है इन दोनों निकालने से। 38 पारियों से कितना बचता है 48 बचता है। तो दोस्तों कह सकते हैं सभी में 2-2 की कमी हो जाती होगी। तो 38 पारियों में 2-2 की कमी क्यों हो जाएगी, क्योंकि जो ये दोनों संख्याएँ दोनों पारियाँ निकाल दी जाएंगी तो इसमें जो अधिकतम पारी होगी उसके भी रन निकल जाएंगी, यानी वो अपना ज़्यादा लेके जाएगा। तो दोस्तों कितना ज़्यादा लेके जाएगा 38 दूनी 38 पारियाँ हैं, सभी से 2-2 निकल के जाएगा, तो 38 दूनी 76।
कह सकते हैं जब ये दोनों पारियां निकाली गई सबके हिस्से में 50-50 था, तो दोस्तों ये 100 तो निकल गई। इन दो पारियों का योगफल 100 तो गया ही गया है, और प्लस यहाँ से ये दोनों पारियां 76 रन अधिक लेके गई हैं। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जब ये दोनों पारियां निकाल दी जाएंगी तो ये दोनों पारियों का योगफल है कितना, 176 रन है। मान लीजिए दो पारियां हैं, एक ए है और एक बी है, इसमें अधिकतम हमारी ये है और न्यूनतम जी बी मान लेते हैं, तो इनका योगफल कितना है, 176 है। जबकि उनका अंतर आपको दिया गया है कि अगर अधिकतम पारी में से अगर न्यूनतम पारी घटा दी जाए तो अंतर कितना है, 172 आएगा। दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर आपको अधिकतम रन वाली पारी पहुँची गई, इसमें अधिकतम रन बनाए हैं। जब बड़ी संख्या यहाँ पर जैसे कह सकते हैं दो संख्याओं का योगफल 176 है, दो संख्या अंतर 172 है। जब दोस्तों संख्या निकालनी हो तो एक बार जोड़ के आधा कर देते हैं, एक बार घटा के आधा कर देते हैं। जब जोड़ के आधा करेंगे तो बड़ी संख्या निकलेगी, जब घटा के आधा करेंगे तो छोटी संख्या निकलेगी। यहाँ पर बड़ी संख्या पहुँची गई है यानी अधिकतम रन वाली पहुँची गई है, तो इन दोनों को जोड़ करके आधा कर देंगे। 176 में 172 जोड़ेंगे, फिर उसका आधा करेंगे, तो हम सीधा जानते हैं इसको 2 दे देंगे तो हमारा कितना निकलेगा, 174। आप इनको जोड़कर भी आधा करेंगे तब भी हो जाएगा, कि आधा करना है तो हमने सीधा उसको 2 उठा के यहाँ दे दिया, दोनों संख्या बराबर हो जाएंगी। 174 जोड़ेंगे 174, फिर उसका आधा करेंगे, बात तो ही रहेगी, इसलिए हमने सीधा आंसर निकाल दिया, कितना आएगा हमारा 174। दोस्तों फिर समझते हैं इस चीज़ को। टोटल पारियाँ 40 हैं, तो यहाँ से यहाँ तक हमारी टोटल पारियाँ 40 थी, सबके हिस्से में 50-50 है, और दो संख्या निकाल दी हैं, दो पारियाँ निकाल दी हैं। तो दोस्तों जब दोनों निकालेंगे तो 50-50 यानी उनके हिस्से में 100 तो जाएगा ही जाएगा दोनों के हिस्से में, लेकिन और भी ज़्यादा जाएगा, क्योंकि यहाँ बोला गया है जब वो दोनों निकाल दी जाती हैं तो सबके हिस्से में 48 रह जाता है। अभी बाकी जो 38 बची थी उनके हिस्से में 50-50 होना चाहिए था, लेकिन दो और निकल जाएगा, तो 38 दूनी 76 निकल जाएगा। इसका मतलब जो जाने वाली दो पारियाँ हैं वो 100 तो पहले ले जा रही थी, प्लस 76 और ज़्यादा लेके गई हैं। तो कुल मिला के उनके ऊपर कितना, दोनों पारियाँ 176 है, और उनका अंतर आपको दिया गया है 172 है। तो दोस्तों जोड़ करके क्या करेंगे, आधा कर देंगे, जो उच्चतम पारी है वो निकल आएगा। अगर दोस्तों इसमें ये निकालना होता कि उसने सबसे कम रन किस पारी में बनाए हैं, यानी कितने बनाए हैं, तो क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर करते, 176 और 172 में कितना अंतर है, 4 का अंतर है, और 4 का क्या कर देते हम, आधा कर देते। तो दोस्तों निकल आता हमारा कितना, 2। तो सबसे कम रन कितने बनाए हैं उसने, 2 रन बनाए हैं। ठीक है, देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं। दोस्तों बहुत सुपर क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है ये। एक छात्रावास में 35 छात्र थे। कितने छात्र थे दोस्तों, अभी 35 छात्र थे। 7 नए छात्र आ जाने पर खाने पर होने वाले प्रतिदिन के व्यय में 42 रुपये की वृद्धि हो जाती है। दोस्तों कितने छात्र आ जाते हैं, 7 नए छात्र आ जाते हैं। तो दोस्तों जब 7 नए छात्र आ जाते हैं तो हमारे कुल छात्र कितने हो जाते हैं, 42 हो जाते हैं। लेकिन बोला गया है 7 नए छात्र आ जाने से प्रतिदिन के होने वाले व्यय में 42 रुपये की वृद्धि हो जाती है। ये 42 रुपये मतलब क्या है, जो दोस्तों नए छात्र जो आते हैं वो कुल कितना खर्चा करते हैं, 42 रुपये। यानी जो नए छात्र आ रहे हैं वो 42 रुपये का खाना पीना अपना खाते होंगे, खर्च करते हैं। उससे पहले जो दोस्तों 35 छात्र थे उनके खर्च के बारे में अभी कोई पता नहीं है, वो कितना करते थे। लेकिन एक लिंक यहाँ पर ये दिया गया है, जबकि उन 7 के आने से क्या होता है कि प्रतिदिन औसत खर्च 1 रुपया कम हो जाता है। ये 7 छात्र आए, इन्होंने 42 रुपये खर्च किए, फिर देखा गया जब सब शामिल हो गए, सब 42 छात्र हो गए, तब सबके हिस्से में जो औसत देखा गया तो जो पहले 35 छात्रों का जो औसत था खर्चे का, उसका जब 42 का देखा गया तो इनकी अपेक्षा इनका औसत 1 कम निकला। ठीक है, जो नए छात्र आ गए हैं उनका कितना निकला, 1 कम निकला। इसका मतलब पहले वाले जो छात्र थे जो जब सभी शामिल हो गए उनकी अपेक्षा पहले वालों का 1 ज़्यादा था खर्चा औसत में। तो दोस्तों इनका कम, जब सभी छात्र शामिल हो गए हैं तो इनका कम क्यों हुआ, इसका मतलब ये होता है कि जो नए आए हैं वो कुछ कम खर्च करने वाले हैं, जबकि उन्होंने खर्चा किया कितना है, 42, और कितना कम खर्च किया है यही निकालना है। तो दोस्तों सभी छात्र हमारे कितने हो जाएंगे, 42, और सबके हिस्से में कितना कम हुआ है, 1 कम हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि उन 7 छात्रों ने 42 रुपये का कम खर्चा किया है, 42 रुपये का कम खर्चा किया है। और किया कितने रुपये का, 42 का किया है। यही चीज़ समझने की है कि दोनों जगह 42 हो रहे हैं, कन्फ्यूज नहीं होना है। 35 छात्र थे, 7 नए और आ गए, तो सभी छात्र कितने हो गए, 42। जब 42 छात्र हो गए और 7 नए छात्र आए थे, उन्होंने कितना खर्चा किया है, 42। ठीक है दोस्तों, तो जब 42 छात्र हो गए हैं तो सबकी औसत आमदनी में देखा गया क्या हुआ, सबके औसत खर्च में 1 रुपया कम हो गया है। तो 42 छात्र हो जाएंगे, सब में 1 रुपया कम करेंगे दोस्तों, कितना कम हो जाएगा, 42। इसका मतलब ये हुआ कि जितना खर्च करना चाहिए था 7 छात्रों को, उन्होंने 42 रुपये कम खर्च किया है, और किया कितना, 42 है। इसका मतलब उनको कुल कितना खर्चा करना चाहिए था, 84 रुपये। अगर दोस्तों ये 7 छात्र 84 रुपये खर्च करते तो इनके औसत में जो पहले वाला औसत था उसके बराबर हो जाते।
ठीक है। जो पहले वाले छात्र थे उनके औसत बराबर हो जाते, तो उनमें 1 रुपये की कमी नहीं होती खर्च में। तो दोस्तों इन्होंने किया खर्च 42 रुपये है और करना कितना चाहिए था 84, अगर उनके बराबर जानना था दोस्तों। तो इस हम निकाल लेंगे पहले वाले छात्रों का कितना खर्चा था, 7 का भाग दे देंगे, 12 सत्ते 84, यानी 35 छात्र थे, उनका औसत खर्चा कितना था 12 रुपये था। ठीक है दोस्तों। क्या पूछा गया यहाँ पर, पहले खाने पर कितने व्यय होता था। तो दोस्तों पहले 35 छात्र थे, जब 35 छात्र थे और 12 रुपये सभी खर्च करते थे औसत से, तो कितना खर्चा हो जाता होगा 12 पंजे 60 के शून्य हासिल 6, 12 3 36 6 42, यानी यही हमारा आंसर है 420 रुपये। पहले 35 छात्र थे उनका खर्चा कितना था 420 रुपये। ठीक है दोस्तों। देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। जैसे दोस्तों देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 10 वर्ष पूर्व एक परिवार के 4 सदस्यों की औसत आय 24 वर्ष थी। सदस्य कितने थे 4 थे और उनकी औसत आय कितनी थी 24 वर्ष थी। कब थी 10 वर्ष पहले थी, यानी वर्तमान से 10 साल पहले थी। इसी अंतराल में 2 बच्चे पैदा हो जाने से आज भी परिवार की औसत आय वही है। यदि इन 2 बच्चों की आयु में 2 वर्ष का अंतर है तो छोटे बच्चे की उम्र बताइए। समझते दोस्तों, देखो कितने सदस्य कितने थे 4, जैसे x1 x2 x3 x4। एक परिवार में 4 सदस्य थे और सभी की औसत आय कितनी थी 24 वर्ष। इसके हिस्से में भी 24, इसके हिस्से में भी 24। जब दोस्तों औसत बोल दिया जाए तो औसत क्या होता है सभी का बराबर होता है। ये 24 कब थी दोस्तों 10 वर्ष पहले थी। कितने समय पहले की बात हो रही है 10 वर्ष पहले। तो हम जानते हैं जब 10 वर्ष पहले सभी के हिस्से में 24 था, अब वर्तमान में अगर देखते हैं तो सभी के हिस्से में 10 साल बढ़ गया होगा। 24 से जैसे इसके हिस्से में भी 10 आगे हो गए, इसके हिस्से में 10 बढ़ गए होंगे, इसके हिस्से में 10 बढ़ गए होंगे और इसके हिस्से में। तो दोस्तों अब वर्तमान की उम्र क्या हो जानी चाहिए, सभी की उम्र 34 हो जानी चाहिए थी। सभी की उम्र 34 हो जानी चाहिए थी, लेकिन 34 हुई नहीं। हुआ क्या, रही 24 की 24 ही है वर्तमान में भी। तो दोस्तों ऐसा क्यों हुआ, 10 साल पहले ये थी और आज भी उनकी उम्र कितनी है 24 है। जैसे 2 व्यक्ति और आ गए, एक 5 में मानते हैं 6 में, जब ये 2 व्यक्ति और आते हैं तो इनके भी औसत में कितना है 24 है। दोस्तों 24 कैसे होगा समझते हैं। देखिए यहाँ पर 10 साल बढ़ना चाहिए था सबका, तो कितना बढ़ना चाहिए था 40 साल बढ़ जाना चाहिए था इनके योगफल में, लेकिन बड़ा कुछ भी नहीं है, रही 24 की 24 है। इसका मतलब जो 2 व्यक्ति आए हैं उनको भी ये इन्होंने अपना जितना बढ़ने वाला था वो दे दिया होगा पूरा, और इनके हिस्से में बढ़ कितना गया दोनों लोगों को में 24 48 बढ़ना चाहिए था। इन्होंने दोस्तों 4 व्यक्तियों ने छोड़ा कितना है, जितना 10 साल था सबका, 10 इसका 10 इसका 10 इसका 10 इसका, तो 40 इनके हिस्से में आ जाना चाहिए था। तो 40 की जगह जब देखा गया इनके हिस्से में बड़ा कितना है 48 है, 24 इसका 24 इसका। तो दोस्तों 48 कहाँ से आ गया है, इनका 40 था इनका 48 हो गया इनका। इसका मतलब ये हुआ कि इन 2 व्यक्तियों की उम्र 8 वर्ष है। फिर समझते हैं इस चीज़ को, देखो सही तरीके से। कितने व्यक्ति थे पहले हमारे 4 थे, सभी के हिस्से में कितना था 24 था। 10 बढ़ जाना चाहिए था, 10 बड़ा नहीं लेकर रहा कितना 24 का 24 ही 24 रहा सभी के हिस्से में। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 व्यक्तियों का जो 10 साल बढ़ जाना चाहिए था, 10 चौको 40, ये 40 कहाँ गया है, ये 40 उन 2 व्यक्तियों को औसत को बराबर करने में इन्होंने दे दिया है। जब 40 इनको दे दिया गया है तो जब देखा गया इनके हिस्से में 20 आना चाहिए था अभी, लेकिन हुआ कितना है इनका 24। इसका मतलब है ये 4 दोनों एक्स्ट्रा बढ़ गए हैं। इनका कह सकते हैं कि इनका दिया हुआ 40 तो है ही है, प्लस 8 इनका अपना है, यानी 8 वर्ष इन दोनों की अपनी उम्र है। जब 2 व्यक्तियों की उम्र दोस्तों आपको पता हो चुकी है, जैसे ए और बी मान लो 2 व्यक्ति हैं, इनकी उम्र 8 वर्ष है और उनका अंतर कितना दिया है 2 वर्ष दिया है, तो उनका अंतर कितना है 2 वर्ष है। जब 2 व्यक्तियों की आयु का योगफल 8 है, 2 व्यक्तियों के आयु का अंतर 2 है, आपको निकालना छोटे व्यक्ति की आयु है, तो क्या करते हैं घटा करके आधा, 8 में से 2 घटा देंगे 6 बचेंगे, 6 के आधे कर देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा हमारा 3 वर्ष। यानी छोटे बच्चे की उम्र कितनी है 3 वर्ष है। अगर बड़े बच्चे की निकालते तो दोनों को जोड़ लेते, 8 10 के आधे कितनी कर देते 5। दोस्तों बड़े बच्चे की उम्र निकल आती, छोटे की कितनी निकल आ रही है 3 वर्ष निकल आ रही है। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ आई होगी, ये वीडियो आपको। जैसे इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे। कैसे, 4 सदस्य हैं, इनकी अभी उम्र का योगफल कितना है 24 है, तो 24 चौको 96 वर्ष इनका इस समय योगफल है। और 10 वर्ष बाद देखा जाए तो सभी की 4 व्यक्तियों की 10 चौको 40 वर्ष बढ़ जाएगी। तो अब सभी की उम्र कितनी हो जानी थी 4 व्यक्तियों की 96 और 40 हमारा 100
36 वर्ष हो जाना चाहिए था, लेकिन जब देखा गया तो व्यक्ति कितने हो गए 6, और 6 का औसत रहा कितना, पहले वाला 24 ही रहा, तो 24 का 144, यानी अब इनकी उम्र का योगफल कितना है 144 है, और था इनका वास्तविक योगफल कितना है 136 है। तो 136 से 144 बढ़ कितना गया दोस्तों, 8 बढ़ गया है। ये 8 क्यों बढ़ गया है, क्योंकि 8 वर्ष के वो दोनों बच्चे हो गए होंगे। इसका मतलब 2 बच्चे हैं, उनकी आयु का योगफल 8 वर्ष है, और उनका अंतर आपको पता है 2 वर्ष है। तो इनको घटाएंगे, छोटे बच्चे निकालने के लिए आपस में घटाएंगे और उसका आधा कर देंगे। तो 8 में 2 गया 6, 6 के आधे 2, यानी 6 का आधा करेंगे 3 वर्ष। तो छोटे बच्चे की उम्र कितनी है 3 वर्ष है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और कुछ बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों ये वीडियो को अधिक से लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।